एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है नीट के PYQs ऑन द चैप्टर दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के PYQs करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स आर ड्रॉन फॉर टू डिफरेंट मटेरियल्स X एंड Y। हमारे पास दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं X एंड Y। लेट्स से ये हमारे पास एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फॉर मटेरियल X और ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फॉर मटेरियल Y। क्वेश्चन कह रहा है, इट्स ऑब्जर्व दैट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर फॉर मटेरियल X। जो मटेरियल X है, आपको पता हो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट होता है, ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट होता है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, ये प्लास्टिक लिमिट होती है, ये हमारी अपर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट, और ये हमारा रप्चर पॉइंट होता है या फ्रैक्चर पॉइंट कहते हो आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि मटेरियल एक्स का रप्चर पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और वाई के केस में क्या है, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है और रप्चर पॉइंट है दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ध्यान रख लीजिएगा, अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो मटेरियल ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अगर मटेरियल में अल्टीमेट स्ट्रेंथ आने के बाद तुरंत ये मटेरियल फ्रैक्चर होता है तो ऐसा मटेरियल जो होता है ना, ये ब्रिटल होता है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में कोई इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती है, ये एकदम ही टूट जाता है। और डक्टाइल मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद भी इसमें नेकिंग रीजन हो जाता है और इसका रप्चर पॉइंट जो है ना बहुत लेट आ जाता है। तो दिस विल बी द केस, अगर हम ग्राफ में देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, दिस विल बी डक्टाइल मटेरियल और ये हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल का क्लोज होता है बोथ अल्टीमेट पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है और जिस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लेंथ L है, तो आपने इसको हैंग किया हुआ है, ठीक है, इट्स हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट। ये सपोर्ट जो है फिक्स है। फिक्स सपोर्ट क्यों लिखा जाता है जनरली, इसका मतलब इस सपोर्ट में एज सच नो यील्डिंग, मतलब ये सपोर्ट खुद नहीं डिस्प्लेस हो रहा है, इसमें कोई यील्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है। ये लेंथ है, वायर की लेंथ है L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ये तो जनरल केस है, पहला केस। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इस वायर की लेंथ जो है ना वो चेंज हो जाएगी L1 में। कब? जब आप कोई मास इसमें सस्पेंड करोगे। सेम केस, सेम वायर, अब इसकी लेंथ जो है वो L1 होने वाली है। कब? जब आपने इस पे कोई मास M लगा लिया, ठीक है। अब ये वाली लेंथ हो जाएगी L। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यंग्स मॉडुलस की इक्वेशन कौन सी है, करेक्ट इक्वेशन कौन सी है यंग्स मॉडुलस। तो ध्यान रख लीजिएगा, यंग्स मॉडुलस जो है दैट्स E और Y, आप कैसे भी डिनोट कर लो, ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। इट चेंज ओनली अगर मटेरियल चेंज होगा, ये एक मटेरियल करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब स्टील का आपको ध्यान रखना है, दैट इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये इसका कोई यूज नहीं होगा यहाँ पे, बट स्टिल हमें जनरल में पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब हमें निकालना है कि इसमें यंग्स मॉडुलस का इक्वेशन क्या होगा। अब आपको पता है कि जो हमारी इक्वेशन है स्ट्रेस किसके बराबर होता है, E टाइम्स यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन। अब क्या हमें ये नहीं पता कि स्ट्रेस जो होता है ये होता है हमारा लोड या कह दो फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन तो हम निकाल सकते हैं, स्ट्रेन किसके बराबर होता है, स्ट्रेन जो होता है हमारा दैट इज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब आप अक्सर कंफ्यूजन होता है इसमें, चेंज इन लेंथ को हम डायरेक्टली ऐसे निकालते हैं कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ये सिर्फ चेंज इन लेंथ होता है, जिसको हम डेल्टा एल से भी डिनोट कर सकते हैं। दिस विल बी सिंपली डेल्टा एल। ओके,
फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन एल, ओरिजिनल लेंथ जो उसकी एल थी, जो क्वेश्चन में गिवन है। अब देख लीजिए फोर्स हमारा यहाँ पे मास टाइम्स ग्रेविटी होगा, क्योंकि अगर आपको मास गिवन है, मास से हम फोर्स निकाल सकते हैं, ग्रेविटी अपॉन एरिया, क्योंकि एरिया है। तो यंग्स मॉडुलस वाई ले लीजिए, स्ट्रेन किसके बराबर हो जाएगा हमारा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, दैट्स L1 माइनस एल, क्योंकि L1 हो गई फाइनल, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेन हो जाएगा। हमसे पूछा गया है y, अब आप खुद देख लीजिए y की इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, y विल बी इक्वल टू एम जी, एल को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए ओवर a इंटू L1 माइनस एल, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा यंग्स मॉडुलस का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स नीट में क्या होता है, क्वेश्चन में मास गिवन होता है स्ट्रेस निकालने के लिए, तो ध्यान रख लीजिएगा मास को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी से, दैट विल गिव यू फोर्स। तो हम यहाँ से फोर्स निकाल लेते हैं, तो फोर्स ओवर एरिया ही हमारा होता है स्ट्रेस, तो ये हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकाल लिया। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमारे पास यंग्स मॉडुलस है स्टील का, द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। जो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील है that is Young's modulus of brass 2 times, फाइन। अब क्वेश्चन कह रहा है टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, मतलब जो स्टील की लेंथ है, लेंथ ऑफ स्टील दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर, फाइन, ऑफ सेम एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ स्टील भी जो है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉपर, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। वन ऑफ स्टील एंड अदर बार्स ऑफ सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ, ओके ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ये स्टील बार है जिसकी लेंथ एल है और एरिया ए है, दोनों का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इनको आपने किसी फिक्स रूफ या सेम रूफ से हैंग कर दिया। अगर आप चाहते हो कि दोनों का एक्सटेंशन सेम हो, तो आपका इफ वी वांट द लोअर एंड्स ऑफ द वायर टू बी एट सेम लेवल, ये दोनों एंड्स इनका सेम हो, तो वेट्स का रेशियो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई वेट लगा लूं, ठीक है, वेट ऑन स्टील, वेट ऑन कॉपर, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को ना ध्यान रख लीजिएगा। हम एक पहले एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा, जब भी बार्स अगर सेम मटेरियल के बने हुए हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल डिफॉर्मेशन जो होता है ना, वो ऐड हो जाता है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, लेट्स से इसका डेल्टा 1 है, इसका डेल्टा 2 है, इसका डेल्टा 3 है, सीरीज कॉम्बिनेशन में यू विल ऐड। बट अगर बार्स जो है ना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रख लीजिएगा जो स्ट्रेन है ना या इलोंगेशन, दैट इज स्ट्रेन जो पहले वाले में होगा वही स्ट्रेन इन सेकंड में होगा, ध्यान रख लीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एक्सटेंशन है वो सेम रह जाता है। अब इस ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट था जो हमें याद रखना। अब हमेशा याद रख लीजिएगा एक कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस किसके बराबर होता है, ई टाइम्स स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस किसके बराबर होता है, लोड ओवर एरिया इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा एल ओवर एल। अब हमें एक्सटेंशन की एक इक्वेशन याद रखनी है, अगर मैं यहाँ से एक्सटेंशन निकालूं, एक्सटेंशन विल बी इक्वल टू पी एल अपॉन ई। ये एक ऐसी इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन, इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, जो आपको बहुत बार यूज होगी। आई विल सजेस्ट आप इसको याद कर लीजिए। अगर याद नहीं हो रहा तो डायरेक्टली हुक्स लॉ से हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का एक्सटेंशन सेम होना चाहिए, तो एक्सटेंशन ऑफ स्टील शुड बी इक्वल टू एक्सटेंशन ऑफ कॉपर। अब एक्सटेंशन किसके बराबर है, वेट ऑफ स्टील यानी लोड इन स्टील मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ स्टील और एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल्स टू लोड ऑन कॉपर, पी से डिनोट कर लो या डब्ल्यू से, कैसे भी डिनोट कर लो, लेंथ ऑफ कॉपर और एरिया ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय सॉरी ब्रास का गिवन है, ब्रास का यहाँ क्वेश्चन में ब्रास है, इज करेक्टेड, ये भी ब्रास ही होगा, फाइन। एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स, या आप इसको लिख लीजिए ब्रास इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ ब्रास, फाइन। अब
L से L कैंसिल, A से A कैंसिल। अब देख लीजिए, लोड ऑन स्टील और लोड ऑन ब्रास विल बी इक्वल टू, ई को इधर शिफ्ट कीजिए। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया ई या वाई कुछ भी से डिनोट कीजिए आप, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रास, तो 2 टाइम्स ई ऑफ ब्रास के बदले में इसको लिख सकता हूँ ओवर ई ऑफ ब्रास। ये तो वहीं रखा हुआ है, इन दोनों को कैंसिल आउट कीजिए तो यू विल गेट द रेशियो लोड ऑफ स्टील ओवर लोड ऑफ ब्रास इक्वल टू 2:1। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी डी। डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फंडामेंटल इक्वेशन, तो इससे हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया है, ड्यू टू सम रीजन इट वाज कैंसल्ड। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को करते कैसे। क्वेश्चन कह रहा है अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ ओशन इज 2700, कंप्रेसिबिलिटी इतनी गिवन है, डेंसिटी इतनी गिवन है। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। डेप्थ गिवन है या हाइट कह दो, दैट इज 2700 मीटर। कंप्रेसिबिलिटी गिवन है, अच्छा यहाँ पे चलिए कंप्रेसिबिलिटी को के से डिनोट करते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस का इनवर्स रिलेशन होता है। आप बीटा से डिनोट कीजिए, बी से डिनोट कीजिए, नो इश्यूज। That is equal to 45.4 times 10 to the power minus 11 पास्कल इनवर्स, ये गिवन है। और हमसे वाटर की डेंसिटी गिवन है, दैट इज रो इज 10 to power 3 kg per मीटर क्यूब। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना कि व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशन, आपसे पूछा गया है कि बॉटम ऑफ द ओशन पे फ्रैक्शनल कंप्रेशन वाटर की कितनी होगी अगर वाटर की कंप्रेसिबिलिटी इतनी है। एज सच हमारे पास कोई ऐसी फॉर्मूला नहीं है जो इनको कोरिलेट करे, बट हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस का रिलेशन होता है, और बल्क मॉडुलस और प्रेशर का रिलेशन होता है, तो हम वो कोरिलेट कर सकते हैं। देख लीजिए बल्क मॉडुलस जो होता है, बल्क मॉडुलस दैट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो चेंज इन प्रेशर ओवर चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं बल्क मॉडुलस क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी गिवन है। अब हम कंप्रेसिबिलिटी से जब बल्क मॉडुलस निकालेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रेशर के साथ रिलेशन आ जाएगा। अब मैं प्रेशर एट बॉटम निकाल रहा हूँ, सो द प्रेशर एट बॉटम विल बी इक्वल टू सिंपली रो जी एच फॉर्मूला। रो कितना है मेरा 1000 या 10 to power 3 ले लीजिए, जी 10 है, एच कितना है 2700। जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ मेरा आंसर निकलता है 27 इंटू 10 to power 6 पास्कल। अब ये तो सिर्फ मेरा प्रेशर निकला, ठीक है, ये डेल्टा पी निकला। अभी तो डेल्टा वी और वी रहना निकालना बाकी है, क्योंकि मैं बल्क मॉडुलस निकालूंगा, फिर ऑटोमेटिकली मेरा आंसर कंप्रेशन में आ जाएगा। तो कैन आई यूज दिस इक्वेशन एज, ये तो मेरा प्रेशर निकल गया। अब देख लीजिए कैन आई से डेल्टा वी ओवर वी, ये वाला विल बी इक्वल टू डेल्टा पी ओवर बी, ये बी है बल्क मॉडुलस, इन दो इक्वेशंस को मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और डेल्टा वी ओवर वी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 ओवर बी, ऐसे चलो लिख लेते हैं 1 ओवर बी इंटू डेल्टा पी। 1 ओवर बी क्या होता है हमारा के, तो वी विल गेट द आंसर डेल्टा वी ओवर वी विल बी इक्वल टू के डेल्टा पी। तो डेल्टा वी ओवर वी के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 45.4 4 I guess 4 times 10 to the power minus 11 multiplied it by 27 into 10 to power 6, जो हमने यहाँ पे प्रेशर निकाला हुआ है, and we will get the answer as 1.2 times 10 to the power minus 2, and this will be the correct option। ठीक है, हमने यहाँ पे अगर हम सम अप करेंगे, हमने यहाँ पे एक ही इक्वेशन लिखी बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी का रिलेशन, फिर हमने ये देख लिया कि जो हमारा बल्क मॉडुलस होता है ये हमारा होता है चेंज इन प्रेशर ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर के। ये इक्वेशन निकाल के हमने इसको निकाल दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय द लॉन्ग वायर, ठीक है, एक ब्लॉक है
ये वायर है, आपने इस पे मास लगा लिया m। पहले अगर इसकी लेंथ जो है ना बिना सस्पेंड किए हुए l थी, चलो l थी, फिर इसकी लेंथ होगी l प्लस l। इनिशियली इसकी लेंथ जब इसको सस्पेंड नहीं किया गया था, इसकी लेंथ थी कैपिटल L। अब आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें हम ध्यान रख लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, जब आप रेजिलियंस पढ़ते हो उधर से हमने ऑलरेडी इसको प्रूव किया हुआ है, स्ट्रेस मल्टीप्लाइडेड बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाइडेड बाय वॉल्यूम। रेजिलियंस वाले कॉन्सेप्ट से हमने इसको निकाला हुआ। अब आप देख लीजिए 1/2 स्ट्रेस, फिर से वही बात की, इसमें m गिवन है। जब आपको स्ट्रेस निकालना होगा हम लोड और एरिया निकालते हैं। लोड या फोर्स ले लीजिए, फोर्स क्या होता है mg/a, m गिवन है mg/a। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्ट्रेन किसके बराबर, या सॉरी चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, फाइनल लेंथ कितनी होती है l प्लस l, माइनस करना है ओरिजिनल लेंथ अपॉन l मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को a मल्टीप्लाइड बाय l लिख सकते हैं। तो वी विल गेट 1/2 mg और a प्लस ये l और ये l गया, तो यहाँ बचा मेरे पास ये l और कैपिटल L जो ओरिजिनल लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय a इनटू l। a से कैंसिल, l से l कैंसिल, सो वी विल गेट दिस एज द पोटेंशियल एनर्जी। सो u इज द mg स्मॉल l ओवर 2, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो है स्ट्रेन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कॉपर है जिसका वॉल्यूम फिक्स। क्वेश्चन में एक डेटा है दैट इज वॉल्यूम इज फिक्स, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने कॉपर था आपके पास, इसका वॉल्यूम था लेट्स से ऐसे था, आपने इसको खींच के एक वायर बना ली जिसकी लेंथ l है, स्ट्रेच कर अपने वायर बना ली इसकी, जो इसका वॉल्यूम है वही इसका भी वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम फिक्स है। अब जब आपने इस वायर में फोर्स लगा लिया F, इसमें एक्सटेंशन हो गया डेल्टा L का, लिखा हुआ इस डेल्टा L। अब आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रेट लाइन में डेल्टा L और L के बीच में अगर मैं ग्राफ स्केच कर लूं कौन सा वाला करेक्ट होगा। देखिए क्या E चेंज होगा इसका, नो, क्योंकि ये भी कॉपर है ये भी कॉपर है, ई चेंज नहीं होना, ई विल रिमेन सेम। क्योंकि ई क्या है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था या सेकंड क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली, ई इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल चेंज होगा तभी चेंज होगा। तो वॉल्यूम तो इसका कांस्टेंट ही रहना, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय एल। ठीक है, यहाँ स्मॉल एल की बात कर रहे हैं तो हम इस केस को ले लेते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं डेल्टा एल इक्वल्स टू फोर्स एल अपॉन ई। ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया, सेकंड क्वेश्चन में, इसको आप याद कर लीजिए। इवन तो आप हुक्स लॉ से इसको प्रूव भी कर सकते हैं, हमने इसको निकाला भी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एफ मल्टीप्लाइडेड बाय एल ओवर ई को ऐसे रखते हैं, वॉल्यूम को इधर ए को मैं वॉल्यूम ओवर एल भी लिख सकता हूँ, वी ओवर एल। इस एल को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, एफ मल्टीप्लाइडेड बाय एल स्क्वायर ओवर ई मल्टीप्लाइडेड बाई वी। देखिए वी भी कांस्टेंट ही रहा, एफ भी कांस्टेंट ही रहा, तो हमारा डेल्टा एल वेरीज विद स्क्वायर ऑफ एल स्क्वायर। सो अगर हम ग्राफ स्केच करेंगे, सो वी विल स्केच इट डेल्टा एल, इट विल बी a kind of parabola, ठीक है, even though it will be like this, yeah, increasing, so it is this will be its correct option। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है, the following 4 wires, अच्छा ठीक है, are made up of same material, which of these have largest extension। अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल का मतलब ई सब का सेम होगा, will have the largest extension, डेल्टा एल ने पूछ रहा है, when the same tension, इसका मतलब फोर्स जो है ना वो सेम है इन ऑल द क्वेश्चन, इन ऑल द केसेस। देखिए आपसे पूछ रहा है एक्सटेंशन, हम वही फॉर्मूला दोबारा यूज करेंगे, पी एल अपॉन ए, ये भी कॉमन है, ई भी कॉमन है,
इस वी विल इग्नोर दिस। इसका मतलब अगर मैं इसका निकालूं या इसका निकालूं तो मुझे इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। तो मैं निकाल सकता हूँ डेल्टा पहले का, दैट इज एल ओवर पाई बाई फोर डी स्क्वायर, कि डायमीटर गिवन है तो पाई बाई फोर भी सबका कॉमन ही आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 200 ओवर ये 2 mm है, दैट इज 0.2 स्क्वायर। चलो इसको ऐसे ही रख दीजिए, वरना कैलकुलेशन में यू विल स्ट्रगल इन। डेल्टा एल 2 का निकाल लीजिए, एल कितना है, दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 0.3 स्क्वायर। डेल्टा एल 3 का निकाल लीजिए, आपसे मैक्सिमम पूछा गया है, लार्जेस्ट किसका है, वो कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 0.05 स्क्वायर, क्योंकि ये 0.5 mm है। और डेल्टा एल 4 है, दैट इज इक्वल टू 100 ओवर 0.1 स्क्वायर। अब मैं ये 0.1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, ये mm में, इसको जब मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, mm में कन्वर्ट कर लेता हूँ, आई हैव टू डिवाइड इट बाय 10। अब आप इन सारी इक्वेशंस को देख लीजिए, व्हाट आई गेट फ्रॉम कॉमन सेंस, ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। जब डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो दिस विल बी द मैक्सिमम। अब इसे अदरवाइज सॉल्व भी कर लोगे, यू विल गेट दिस एज इट्स करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये नहीं है, ये आई वाज जस्ट रिप्रेजेंटिंग देम, सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, अगर आप इसका सॉल्व भी कर लें। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि बल्क मॉडुलस जो हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है उससे समवट कोरिलेटेड, किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का बी है, बल्क मॉडुलस बी है, अगर इसको इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी, आपने यूनिफॉर्म प्रेशर पी लगा, फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना पूछा गया है, कितना आएगा रेडियस में। देखिए बल्क मॉडुलस हमें पता है, दैट इज चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रेशर है तो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डेल्टा वी ओवर वी लिख दूँ तो वी विल गेट मल्टीप्लाइड, so we will say bulk modulus will be PV over delta V. This is volume and this is change in volume. अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम देख लेंगे कि वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, दैट इज 4 ओवर 3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूमेट्रिक, जब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालते हैं ना, इट विल बी इन ऑल द 3 डायरेक्शन। तो जब हम इसका डेल्टा V निकालेंगे वो कितना होगा, दैट विल बी 4/3, ये तो कॉमन रहना है। आर का एक डायरेक्शन में आर आर आर, इट विल बी 3r स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइडेड बाय डेल्टा आर, दिस विल बी द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हमने इस चीज को ऑलरेडी क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ये निकालते कैसे। अब मेरे पास v डेल्टा v भी आ गया, p भी आ गया, तो बीटा भी आ गया, तो मेरे पास ऑलमोस्ट सारी चीजें आ गई। तो सॉल्विंग इट ओवर हियर, सो वी विल गेट आंसर एज v ओवर डेल्टा v अगर मैं निकाल लूँ तो दैट विल बी 4 ओवर 3 पाई आर क्यूब ओवर 4 ओवर 3 पाई 3r स्क्वायर डेल्टा आर। ये कैंसिल, आप देख लीजिए बहुत सारी टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ एक आर बचा, तो वी विल गेट v ओवर डेल्टा v इक्वल्स टू आर, यहाँ जो बचा आर ओवर 3 डेल्टा आर, ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, क्योंकि मुझसे तो रिलेशन पूछ रहा है प्रेशर और इसका, आप इस इक्वेशन को इसमें पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सो फ्रॉम दिस अगर मैं b निकालूं, b विल बी इक्वल टू p, ये v और डेल्टा v है, v ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बिकम pr ओवर 3 डेल्टा r। वेरी सिंपल, आप इतनी कैलकुलेशंस तो इजीली कर लोगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस क्या होता है, चेंज इन रेडियस ओवर ओरिजिनल रेडियस विल बी इक्वल टू p ओवर 3p, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इसको निकालोगे फ्रैक्शनल रेडियस, वी विल गेट दिस एज आंसर, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपसे सिर्फ बल्क मॉडुलस की इक्वेशन पूछता तो हमारा इक्वेशन ये आ जाता।
लेकिन आप खुद देख लीजिए डेल्टा आर और आर अगर आप उल्टा कर दोगे इसको, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी डिवाइड में आ जाएगा, सो वी विल गेट आर वन डेल्टा आर। जो फ्रैक्शनल डिक्रीज होता है ये होता है, तो हमें निकालना है डेल्टा आर और आर, तो वी विल गेट दिस ऑप्शन। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाए। अब अगर हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर रेशियो ऑफ डायमीटर्स लेंथ एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील of copper wires shown in the figure, अगर ratio of diameters, diameter of steel over diameter of copper, diameter इधर लिख लेते हैं, diameter of steel over diameter of copper equals to P, और दूसरी चीज पूछ रही है length of steel over length of copper, that is equal to Q, Young's modulus of steel over Young's modulus of copper, that is equal to S। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ। अब आपसे पूछ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा। हम दोबारा वही इक्वेशन यूज करने वाले हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पहले ही, आई गेस सेकेंड क्वेश्चन में, कि जो हमारा डेल्टा एल होता है ये होता है हमारा फोर्स मल्टीप्लाइडेड बाय लेंथ अपॉन एरिया मल्टीप्लाइडेड बाय ई। अब यहाँ पे मैं डेल्टा एल के लिए लिख लूँ फोर्स मल्टीप्लाइडेड बाय एल, एरिया को पाई बाय 4 डी स्क्वायर लिख दूँ, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाइडेड बाय ई। तो वंस आई विल सॉल्व इट आई विल गेट डेल्टा एल एज 4 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 4 एफ एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर ई। so this gives me delta L, that is the change in length। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ, हमें यही निकालना है, डेल्टा एल ऑफ स्टील और डेल्टा एल ऑफ कॉपर। अब आप यही वाली इक्वेशन यूज कीजिए, दैट विल बी फोर्स ऑफ स्टील और फोर्स ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ स्टील और लेंथ ऑफ कॉपर। ठीक है, अब डी स्क्वायर तो उल्टा हो जाएगा क्योंकि डी नीचे है, तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑफ डी स्क्वायर ऑफ कॉपर और डी स्क्वायर ऑफ स्टील मल्टीप्लाइडेड बाय ई भी उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। अब देख लीजिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे लिए क्या था, हम अकॉर्डिंगली अगर अपनी इसमें यूज करेंगे, अब मेन चीज है हमारा फोर्स ऑन स्टील फोर्स निकालना, बाकी तो हम इसको पुट कर सकते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि हमें पता है एल एस अपॉन एल कॉपर क्यू है, डी कॉपर अपॉन डी स्टील पी है, ये एस है तो ये 1/s हो जाएगा। तो हम इसको फोर्स ऑन स्टील हो कितना होगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। देख लीजिए फोर्स ऑन स्टील, स्टील पे जो हैंगिंग है ना वो कॉपर भी है और अपना वेट भी है, तो हम अगर निकालेंगे फोर्स ऑन स्टील, फोर्स ऑन स्टील होगा 5 + 2, 5 मीटर + 2, एक्चुअल में ये मीटर नहीं है, ये मास में होगा ना, एम कुछ भी हो सकता है, ग्राम जो भी होगा, मल्टीप्लाइडेड बाय हम जी करेंगे क्योंकि ये मास है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 mg। ठीक है, ये तो फोर्स ऑन स्टील है। फोर्स ऑन कॉपर, कॉपर पे तो नहीं लटक रहा स्टील, स्टील पे कॉपर लटक रहा है, तो कॉपर पे तो सिंपली होगा 5 mg। तो अब हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। अब आपसे रेशियो क्या आएगा, डेल्टा एल ऑफ स्टील और डेल्टा एल ऑफ कॉपर, तो ये हो जाएगा 7 mg और 5 mg, एल एस अपॉन एल सी इसके बराबर है, क्यू के बराबर, तो एम जी तो बाद में कैंसिल ही हो जाएगा, मल्टीप्लाइड। हमारे पास डायमीटर ऑफ स्टील और डायमीटर ऑफ कॉपर पी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे डायमीटर ऑफ कॉपर और डायमीटर ऑफ स्टील का स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे 1/p, लेकिन लिखेंगे स्क्वायर क्योंकि हमारे पास तो ये स्क्वायर में नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर में मल्टीप्लाइड। यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर और इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, तो ये हमारा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कॉपर और स्टील है, यहाँ पे स्टील और कॉपर है, तो ये हमारा 1/s हो जाएगा, एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो once we will solve it we will get 7q over 5ps,
दिस इज आवर आंसर। तो आप इसमें देख लीजिए 7 क्यूब, यहाँ एस पी स्क्वायर है, यहाँ पे ये वाला पी स्क्वायर ही होगा हमारा। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा यही वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर है, वन स्क्वायर वन ही होता है, तो दिस विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन। तो मेन चीज़ आप देख रहे हो, इलास्टिक कांस्टेंट्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में ये इक्वेशन बहुत यूज में आ रहा है। So that's why I will suggest you guys to remember this equation. Now coming to this question, question क्या कह रहा है हमारे पास? Coming to the question number, I guess it's most probably 7 or 8th question. ये क्या कह रहा है हमारे पास? Two wires of are made up of same material. अगर same material है, that means E is going to remain same. Of same volume, volume भी same है. The first wire has a cross-sectional area A and the second wire has a cross-sectional area 3A. If length of the first wire is increased by delta L on applying force, okay fine. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मेरे पास वायर A है, वायर 1 है, चलो वायर 1 मान लेते हैं, इसकी लेंथ जो है सेम, वॉल्यूम तो इनका सेम है, ई भी सेम होगा, है सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। फर्स्ट वायर का A है और वायर 2 का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 है, 3A। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा एल, अगर आपने इस पे लगा लिया फोर्स एफ और इसमें एक्सटेंशन हो गया डेल्टा एल बाय फोर्स एफ, आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इज नीडेड टू स्ट्रेच सी, अगर आपको इसमें भी डेल्टा एल निकालना है तो आपको कितना फोर्स निकालना पड़ेगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगर हम पहले केस में तो हमें सॉल्व नहीं करना है, डेल्टा एल अगर मैं निकालूं सेकेंड केस में, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एफ एल अपॉन ए ई, ई तो सेम ही रहना है, ठीक है। अब ये तो सेम ही रहना है इसमें, मतलब क्योंकि हमें पता है इसकी भी लेंथ तो 3 टाइम्स एल होगी, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं, सो हाउ विल वी सॉल्व? वी विल राइट डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ई। अगर मैं डेल्टा एल 2 का निकाल, चलो पहले डेल्टा एल 2 का निकालेंगे। डेल्टा एल ऑफ 2 वायर नंबर 2 इज इक्वल टू एफ, इसका एफ मुझे निकालना है, मल्टीप्लाइडेड बाय लेंथ, इसका एरिया कितना है 3A मल्टीप्लाइडेड बाय। अब मैं अगर इसका एफ निकालूं, एफ विल बी इक्वल टू 3A मल्टीप्लाइडेड बाय ई मल्टीप्लाइडेड बाय डेल्टा एल 2 ओवर एल। अगर हम केस नंबर फर्स्ट में देखेंगे, केस नंबर फर्स्ट में क्या है, डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए ई, ठीक है। उसमें एफ कितना निकल रहा है मेरा, डेल्टा एल 1 मल्टीप्लाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइडेड बाई ई ओवर एल। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, इस क्वेश्चन को मैं अगर लिखूं 3 मल्टीप्लाइडेड बाय, ये पूरा इक्वेशन आप, इसमें भी डेल्टा एल ही प्रोड्यूस होना है। अगर आप ये पूरा इक्वेशन देखोगे, ये पूरा इक्वेशन, ये पूरा इक्वेशन किस से कोरिलेट कर रहा है? वॉल्यूम सेम होने पे इससे कोरिलेट कर रहा है। सो वी विल राइट एफ इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ दिस एफ डैश, सो वी विल गेट एफ एज 9। तो हमारे पास जो इक्वेशन में आया, तो वी विल गेट दिस एज द करेक्ट ऑप्शन। ये सिंपल था, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। देखिए जब भी स्ट्रेस पूछा जाएगा, स्ट्रेस आपको पता है ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है, जैसे जस्ट लाइक द करंट। इसके डायमेंशनल फार्मूला क्या होगी, एम, स्ट्रेस की फार्मूला क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ये आपको पता ही होगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 होता है। एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, यू विल गेट एम एल माइनस टी माइनस 2, सो यू विल गेट दिस इज द डिमेंशंस। अगर आप इसमें चेक करोगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
तो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ PYQs ऑफ नीट। तो इसमें हमें दो चीज़ें समझ आ गई कि हमारे पास फॉर्मूला जो मेन फंडामेंटल फॉर्मूला दैट इज दिस, जो हमें बार बार यूज़ करनी पड़ेगी। एक पोटेंशियल एनर्जी वाली फॉर्मूला थी जिसको हम स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम से निकाल लेते हैं, और हमारे पास हुक्स लॉ होता है E टाइम्स स्ट्रेन। ठीक है ना, ये स्ट्रेन है। So this was all for today, dear students. Thank you.